हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 8 का हिस्ट्री का जो बुक है उसका चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमें पढ़ना है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों इस चैप्टर में कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेजी जो राज्य है, मतलब जो अंग्रेज है, वो भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था अपनी स्थापित करते हैं। और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेज यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसे बोलते हैं या फिर ब्रिटेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है। तो ये जो देश है इंग्लैंड है, ये किस प्रकार से इतना छोटा सा देश हमारे देश भारत के ऊपर, इतने बड़े विशाल देश के ऊपर किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है और किस प्रकार से सक्सेसफुल होता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे वो भी सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि और भी कैसे एक व्यापारी के रूप में इंडिया में अंग्रेज जो है एक व्यापारी के रूप में इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं और किस प्रकार से शासन व्यवस्था यहाँ पे चलाने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपका बुक क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। तो देखो कह रहा है क्या कि इस अध्याय में यानी कि इस चैप्टर में हम इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी। और इंग्लैंड की जो व्यापारिक कंपनी थी उसे क्या बोलते हैं हम, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे देश में, यानी कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारे देश में मूलतः क्या करने आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। तो व्यापार का मतलब क्या होता है कि कोई भी सामान एक जगह से खरीदना और दूसरी जगह पे क्या करना, मुनाफा कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए, एडवांटेज के लिए, प्रॉफिट के लिए लोग क्या करते हैं, एक जगह से कोई सामान उठा करके दूसरी जगह में ले जाकर के क्या कर देना, बेच देना, सेल कर देना। ये क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यापार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, जो इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी, उसका मेन काम क्या था, इंडिया में आने का मेन पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, तो व्यापार करना था। क्या उद्देश्य था दोस्तों, व्यापार करना। मतलब इंडिया से सामान खरीद करके कहां ले जाते, वो इंडिया से सामान खरीदते यहां से और ले जाकर के यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में उनका बेचने का काम था। बस ये मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। बोला है क्या, धीरे धीरे इस व्यापारिक, बोला है क्या कि धीरे धीरे इस देश पर शासन करने लगी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप देखोगे कि आगे चल के धीरे धीरे व्यापार करने तो आई थी, लेकिन आगे चलते समय के अनुसार वो इंडिया पे शासन करने लगता है, रूल करने लगता है। यह घटना अचानक नहीं घटी, बल्कि इसके पीछे एक विस्तृत घटनाक्रम था। यानी कि ऐसे इंडिया में ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसे ऐसी घटनाएं हुई जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी दी, ये अवसर प्रदान किया कि वो क्या कर सके, इंडिया में रूल कर सके, भारत में रूल कर सके, ठीक है। इस प्रक्रिया को समझने का हम प्रयास करेंगे। यानी कि ये समझेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, भारत में कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिससे अवसर मिलता है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी को भारत में रूल स्थापित करने का, अपना शासन स्थापित करने का मौका मिलता है। अब देखो कह रहा है क्या कि कक्षा 7 में पढ़ी गई बातों के आधार पर बताएं। जो आपने कक्षा 7 के हिस्ट्री के बुक में पढ़ा, उस बुक के आधार पे आपको बताना है। क्या बताना है, पहला कि 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। आप जब हिस्ट्री का बुक पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा कि कौन से ऐसे देश के व्यापारी थे जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में कौन कौन से राज्य जो हैं वो बने। तो आप देखोगे कि जैसे ही मुगल इंपायर यानी कि जो मुगल साम्राज्य उसका जब पतन होता है, और मुगल साम्राज्य का पतन कब से स्टार्ट हो जाता है, तो जब मुगल बादशाह, जो कहा जाता है कि औरंगजेब जो था वो सबसे मतलब अंतिम प्रभावशाली राजा था, प्रभावशाली शासक था, ठीक है। और इसकी मृत्यु के बाद, और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, तो 1707 में होती है। कब होती है दोस्तों, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी मुगल शासक बना, जो भी मुगल बादशाह बना, वो औरंगजेब जितना पावरफुल नहीं था। यानी कि जितने भी बाद वाले बादशाह बने, मुगल बादशाह बने, वो सब कमजोर साबित हुए। और धीरे धीरे करके जिस बड़े एरिया पे मुगल एम्पायर फैला हुआ था, यानी कि जो बहुत बड़े एरिया पे मुगल एम्पायर फैला हुआ था, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो जाता है, छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, अगर हम बात करें
तो बोला है क्या कि कुछ ऐसे यूरोपीय देशों के नाम बताएं जो 15वीं से 17वीं शताब्दी में के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में आए थे। तो आप देखोगे कि पुर्तगाली हैं और भी बहुत सारे ऐसे देश थे, पुर्तगाली हो गए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, और भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये सभी लोग जो हैं वो इंडिया में व्यापार करने के लिए आते हैं। तो आप क्लास 7th में जरूर पढ़े होंगे कि कौन कौन से ऐसे व्यापारी कंपनियां थी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो आप देखोगे हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन कौन से ऐसे रीजनल स्टेट्स थे जो मुगल एम्पायर के विघटन के बाद, मुगल एम्पायर जब मुगल साम्राज्य जो है वो विघटित हो जाता है, उसके बाद देखोगे कि छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स स्थापित होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखो पहले मुगल एम्पायर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, ठीक है, बहुत बड़े एरिया पे मुगल एम्पायर का शासन चलता था। लेकिन जैसे ही 1707 में आप देखोगे कि 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर है वो छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे क्या बोलते हैं, राज्यों में विखंडित हो जाता है। जैसे देखोगे कि जो नवाब ऑफ बंगाल है वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से रूल करने लगता है, जो कि बंगाल का जो नवाब था वो मुगल एम्पायर के अधीन काम करता था। लेकिन आप देखोगे कि जैसे ही मुगल बादशाह कमजोर होते हैं वो अपना बंगाल में अपने तरीके से रूल करना चालू कर देता है। उसी तरीके से देखोगे कि अवध जो रीजन है हमारा, अवध रीजन में भी देखोगे कि एक रीजनल स्टेट्स, इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। भले वो कहते हैं कि हम किसके अंदर में काम कर रहे हैं, मुगल एम्पायर यानी कि जो मुगल बादशाह है उसके अंदर में काम करते हैं, लेकिन वर्चुअली आप देखोगे तो ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। उसी तरीके से हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में स्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो वो सब आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या है कि भारत और यूरोपीय के बीच व्यापार। अब देखो भारत और यूरोप के बीच किस प्रकार से व्यापार होता था, तो इसको समझते। तो देखो कर है क्या कि भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। यानी कि फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स आप देखते हैं क्या कि भारत और यूरोपीय देशों के बीच में क्या था, व्यापारिक संबंध था। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को वर्ल्ड मैप का अंदाजा होगा कि वर्ल्ड मैप में कौन कौन से देश कहाँ पे स्थित है, यूरोप कहाँ पे है, एशिया कहाँ पे है, एशिया भारत किस महादेश में आता है। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं वर्ल्ड मैप के बारे में, जिससे कि ये जो चीज़ें हैं वो समझनी थोड़ी आसान हो जाए। हो सके बहुत सारे दोस्तों को, आप में से बहुत सारे दोस्तों को कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये नहीं मतलब ये देखे नहीं होंगे कि वर्ल्ड मैप पे कौन कौन से महादेश कहाँ कहाँ पे और कौन से मुख्य जो देश हैं वो कौन से महादेश में आते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक ब्रीफली समझाने का प्रयास करते हैं, और जिन लोगों को पता है उनको और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उनको पता है तो ठीक है। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें वर्ल्ड मैप के बारे में और खास करके महादेश के बारे में नहीं पता, उनके लिए थोड़ा सा एक वेट कर सकते हैं आप, अगर आपको पता भी है तो ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पूरी वर्ल्ड में कितने महादेश है, महादेशों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे कि विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है, 7 है। तो वो कौन कौन से 7 महादेश है और कहाँ पे स्थित है, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। और ये भी समझेंगे कि विश्व में कितने महासागर है और वो महासागर कहाँ पे स्थित है, जिससे कि हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वो चीज़ों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड मैप जो है ना, ये जो देशों की स्थिति है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश की ऐतिहासिक और भौगोलिक दिशा को निर्धारित करने में। उसका इतिहास क्या होगा वो वहां के भौगोलिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे देखो, तो हम बात करें कितने महादेश हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो 7 महादेश है। तो कौन कौन सा है, पहला अगर हम बात करें तो एक है उत्तरी अमेरिका। कहाँ कौन सा महादेश है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका है कहाँ पे, तो आप ये जो लैंड दिखाई दे रहा है, ये जो लैंड मास दिखाई दे रहा है, भूभाग जो दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम, उत्तरी अमेरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। और अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका जो महादेश है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से देश आते हैं, तो आप देखोगे कि ये हो गया कनाडा। कौन सा देश है, कनाडा। कनाडा कौन से महादेश में आता है, उत्तरी अमेरिका में आता है। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे यूएसए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूएसए, और ऐसे जनरली लोग अमेरिका बोलते हैं। तो ये जो अमेरिका है वो भी किस महादेश में आता है, उत्तरी अमेरिका में आता है। और जैसे ही
आप देखोगे कि कनाडा से सटा हुआ जो ये अलास्का का पार्ट है ये भी यूएसए का पार्ट माना जाता है। तो एक यूएसए यहाँ पे इस जगह पे और एक अलास्का वाला रीजन भी किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है, अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, ये समझ लिए। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण देश कौन है? मेक्सिको को आप देखोगे कि कौन से महादेश में आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हम महादेश पढ़ते हैं वो कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। तो आप देखोगे कि उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे ये जो भूभाग आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी अमेरिका महादेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अमेरिका महादेश। तो पहला हो गया उत्तरी अमेरिका, एक नंबर। दूसरा हो गया दक्षिणी अमेरिका महादेश। तीसरा हम लोग महादेश देखते हैं। तो तीसरा जो हमारा महादेश है वो है दोस्तों ये जो हमारा भूभाग दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं अफ्रीका। तो ये तीसरा महादेश हो गया। कौन सा? अफ्रीका महादेश। पहला उत्तरी अमेरिका बोलते जाइए, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा अफ्रीका महादेश। अब बात करेंगे चौथा। तो चौथा जो हमारा महादेश है वो है यूरोप। तो आप ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये जो महादेश का पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या दोस्तों? यूरोपीय महादेश बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यूरोपीय महादेश बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा? चौथा महादेश हो गया। कौन सा? यूरोपीय महादेश। और यूरोप में ही आप देखोगे कि इंग्लैंड आता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ये सब के सब किस महादेश के पार्ट माने जाते हैं? यूरोपीय महादेश के पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा महादेश है उसे क्या बोलते हैं? एशिया महादेश बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे एशिया महादेश बोलते हैं। ये आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो महादेश है इसे क्या बोलते हैं हम? एशिया महादेश। तो पांचवा जो हमारा महादेश है वो कौन सा है? एशिया। और एशिया महादेश क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 महादेश हो गया। एक छठा जो महादेश है ये आपको जो लैंड मास दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं हम? ऑस्ट्रेलिया महादेश बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो हमारा लास्ट 7वां महादेश कहां गया? तो 7वां महादेश दोस्तों यहां पे है जिसे हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका बोलते हैं। जो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं हम? अंटार्कटिका महादेश बोलते हैं। ठीक है, तो 7 महादेश हो गया। एक साउथ में यहाँ पे नीचे इस जगह पे इसे क्या बोलते हैं हम? अंटार्कटिका महादेश बोलते हैं। तो 7वां महादेश क्लियर हो गया। कौन कौन सा? एक उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, 5वां एशिया, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7वां क्या है? अंटार्कटिका हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं महासागर के बारे में। तो कितने महासागर होते हैं? 5 महासागर होते हैं। महासागर विश्व में कितने हैं टोटल? 5 महासागर है। तो कौन कौन से हैं? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक है, ये कौन सा महादेश महासागर है दोस्तों? ये जो हमारा पार्ट है ब्लू वाला जो भी इस मैप में ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं हम? महासागर। ये यानी कि वाटर बॉडी है। तो वाटर बॉडी में ये जो सबसे बड़ा पार्ट है इसे क्या बोलते हैं हम? प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशन बोलते हैं। महासागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशन। तो ये हो गया महासागर। पहला महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर की बात करें तो देखो ये जो एस शेप में दिखाई देता है, यहां पे हम दिखाते हैं आपको, ये जो एस शेप में दिखाई दे रहा है इसे कौन सा महासागर बोलेंगे दोस्तों? तो ये जो हमारा एस शेप में दिखाई देने वाला महासागर है इसे बोलते हैं हम क्या? इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर। इसे क्या बोलते हैं हम? अटलांटिक महासागर बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा महासागर हो गया। तीसरा है हमारा कौन सा? इंडियन ओशन। इंडिया के जस्ट नीचे देखो ये जो हमारा पूरा का पूरा वाटर बॉडी है इसे क्या बोलते हैं हम? इंडियन ओशन। नीचे तक है, कहां तक है? ये पूरा का पूरा जो नीचे तक पार्ट है इसे क्या बोलते हैं हम? इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। तो तीसरा हो गया। चौथा जो हमारा महासागर है वो है कौन सा? आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक महासागर। ठीक है, 5वां जो महासागर है वो आप देखोगे कि अंटार्कटिका के पास ये जो दक्षिणी सागर है इसे क्या बोलते हैं हम? दक्षिणी सागर या फिर अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक महासागर, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ होता है। ठीक है, ये मोस्ट पार्ट ये जो ओशन का है वो क्या रहता है? फ्रोजन रहता है। तो ये 5 महासागर हो गए विश्व के। तो ये आपका बेसिक था, पता होना चाहिए कि कौन से महादेश है और कौन से महासागर है। अब हम लोगों का मेन फोकस होगा कहां पे? तो यूरोप और एशिया के मैप के ऊपर, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है ये चैप्टर का जो भी पार्ट है हम लोगों को समझना है वो कहां मेन फोकस रहेगा? तो एशिया और यूरोप के ऊपर होगा। तो चलिए फोकस करते हैं, इसको जूम करते हैं और देखते हैं कि एशिया और यूरोप की क्या कहानी है और किस प्रकार से व्यापार होता था इंडिया और यूरोपीय देशों के बीच में। तो हम लोगों को पता होना चाहिए। देखो ये यूरोपीय मैप को हम लोगों ने जूम कर लिया है और आप देख सकते हो कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? तो यूरोपीय देशों के बारे में। तो आप देखो यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हो क्या कि पूरा का पूरा क्या है? यूरोपीय महादेश है। क्या है? ये यूरोपीय महादेश है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? यूरोप कहलाता है। और रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलेंगे हम? एशिया महादेश बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? एशिया महादेश बोलेंगे। तो प्राचीन समय से ही आप देखोगे कि जो इंडिया का
व्यापार है वो यूरोप के देशों के साथ होता था प्राचीन समय से। तो कैसे होता था, तो आप लोग एक सुने होंगे रेशम मार्ग के बारे में, रेशम मार्ग के बारे में, जो चाइना से होते हुए ये कनेक्ट करता था, टर्की होते हुए कहाँ जाता था, यूरोप की तरफ जाता था, और ये इंडिया से भी जुड़ता था ऐसे इस प्रकार से। और एक मार्ग ऐसा होता था ईरान होते हुए ये कनेक्ट करता था, ठीक है। तो इसे क्या बोलते थे, सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग बोलते हैं। तो इस मार्ग के थ्रू आप देखोगे कि जो अरेबियंस है, अरब्स हैं, वो भी क्या करने आते थे, इंडिया में व्यापार करने आते थे, और यहाँ से अपना सामान खरीद करके ले जा करके जो यूरोपीय ट्रेडर्स है वो अरब क्षेत्र में आकर के यहाँ से सामान खरीदते थे और क्या करते थे, ले जाकर के यूरोपीय मार्केट में बेचते थे। ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता था। अब आते हैं अपने बुक के ऊपर और पढ़ते हैं कि हो क्या रहा है। तो देखो क्या रहा है क्या कि भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। स्थल मार्ग से होने वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब अरब सौदागरों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, सऊदी अरेबिया। ये कौन सा पार्ट है दोस्तों, ये है सऊदी अरेबिया। तो देखो तो कि अगर इंडिया से कोई सामान खरीदा जाएगा और उसे यूरोपीय मार्केट में ले जाया जाएगा, और स्थल मार्ग की बात करें, स्थल मार्ग मतलब जमीन से होने वाला व्यापार, पानी का यूज नहीं किया जाएगा, वाटर यानी कि जो जल मार्ग है उसका यूज नहीं किया जाएगा। तो आप देखो तो कि इंडिया से अगर कोई सामान यूरोप में ले जाना है तो वो किस रूट से जाएगा, तो देखो तो ईरान होते हुए, इराक होते हुए टर्की जाएगा, या फिर ये जो अरेबियन है, बहुत से जगहों पे ऐसा होता था कि ये फारस की खाड़ी होते हुए जो अरेबियन मर्चेंट्स है वो सामान ला करके यहाँ पे रखते थे, और जो यूरोपीय मर्चेंट्स है वो यहाँ पे आकर के, मर्चेंट मतलब व्यापारी, आकर के सामान खरीद करके यूरोप में ले जाकर के बेचते थे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था। आगे देखो हो क्या रहा है, वे भारतीय व्यापारियों और कारीगरों से सामान खरीदकर अरब के बाजारों में लाते थे, जहां से यूरोप के व्यापारी उसे खरीदकर अपने देशों के बाजार तक क्या करते थे, पहुंचाते थे। इस तरह के व्यापार से यूरोप के लोगों तक ये सामान पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता था, महंगा हो जाता था। अब आप देखो कैसे महंगा होगा, तो हम बात करें यहाँ पे, हम देख सकते हैं क्या कैसे ये जो सामान है वो महंगा होगा। तो देखो इंडिया से अगर कोई सामान मान लो 100 रुपए में चला, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो मान लो 100 रुपए का कोई सामान था, यहां से अरब व्यापारी जो है वो अरब अरब क्या बोलते हैं मार्केट में ला करके अरब बाजारों में रखेगा, बेचेगा अपना, तो यहाँ पे अपना वो कुछ प्रॉफिट कमाना चाहेगा। तो मान लो वो 100 रुपया अपना प्रॉफिट कमाना चाहे तो कितने में बेचेगा, 200 रुपए। अब ये देखो यहाँ से कोई भी यूरोपीय व्यापारी खरीदे 200 रुपए का सामान, तो ले जा करके कम से कम 300 या 400 में तो बेचेगा, जिससे कि क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। तो देखो तो यूरोपीय लोगों को, जो यूरोपीय लोग हैं उनको इंडिया में डायरेक्ट अगर वो सामान खरीदे, या फिर जो यूरोपीय व्यापारी है डायरेक्ट अगर सामान खरीदे, तो उन्हें कितने में मिल जाएगा, 100 रुपए में। लेकिन वही जो यूरोपीय लोग हैं उनको कितने में मिल रहा है, 400 रुपए में मिल रहा है। यानी कि सामान क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं 300% कॉस्टली हो रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए जो यूरोपीय व्यापारी हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, और प्रयास करते हैं कि अरब व्यापारियों को क्या कर दिया जाए, बाईपास करके कोई डायरेक्ट रूट ढूंढा जाए जिससे इंडिया पहुंचे और इंडिया से डायरेक्ट सामान खरीदे, और सामान खरीद करके यूरोपीय व्यापार में ला करके अगर हम बेचेंगे तो उसका क्या होगा, हम लोगों का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम था। तो आप देखो कर रहा है क्या कि साथ ही साथ इस व्यापार में यूरोप के व्यापारियों का मुनाफा भी कम होता था। अब देखो 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ क्या, 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब देखो हुआ क्या था, स्थल मार्ग से आगे पढ़ते उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो करेगा कि स्थल मार्ग से यूरोप तक माल पहुंचाने में समय काफी अधिक लगता था, और रास्ते में लूट जाने का भय सदा बना रहता था। बहुत से स्थानों पर उन्हें चुंगी, यानी चुंगी का मतलब क्या होता है, कर होता है, टैक्स। चुंगी का मतलब क्या होता है, टैक्स। हिंदी में इसे कर बोलते हैं और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, टैक्स। तो बोला है क्या कि बहुत से स्थानों पर उन्हें चुंगी या कर भी देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अरब के व्यापारी समूह उनके लिए तमाम तरह के मुश्किलें खड़े करते थे। इसलिए यूरोप के व्यापारियों के लिए आवश्यक हो गया था कि वे एशिया और भारत के लिए एक ऐसे रास्ते की खोज करें जिससे ये सारी मुश्किलें न हो। यानी कि जो भी व्यापार करने में प्रॉब्लम हो रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो इस बुक में नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं। देखो 11वीं सदी से लेकर के 11वीं 12वीं सदी में आप देखोगे कि से ही, मतलब 11वीं 12वीं सदी से ही आप देखोगे कि जो अरब्स हैं और खास करके जो मुस्लिम पूरा का पूरा जो एरिया है, और ये जो यूरोपियन आप देखोगे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन जो महादेश है, इसमें मेजोरिटी ऑफ जो पीपल हैं, मतलब जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट फॉलो विच रिलीजन,
आप देखोगे कि ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी को लोग फॉलो करते हैं। क्या किस चीज को फॉलो करते हैं? क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। अब देखोगे क्या, और ये जो अरबियन लोग हैं वो किस धर्म को फॉलो करते थे? इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे। तो देखो इनके बीच में ना, इनके बीच में एक युद्ध होता था जिसे क्या बोलते हैं हम? धर्म युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म युद्ध, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? क्रूसेड। तो आप देखोगे ना कि ये जो टर्की वाला पार्ट है, ये जो टर्की वाला पार्ट है, पहले इस रीजन में ईसाइयों का कब्जा था, और जो रोमन इंपायर है वो दो भागों में बटा हुआ था, एक वेस्टर्न रोमन इंपायर, एक वेस्टर्न रोमन इंपायर, और ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलते थे? ईस्टर्न रोमन इंपायर बोलते थे। क्या बोलते थे? ईस्टर्न रोमन इंपायर। तो ईस्टर्न रोमन इंपायर को और क्या बोलते थे? बिजेंटाइन इंपायर भी बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? बिजेंटाइन इंपायर। तो बिजेंटाइन इंपायर का जो कैपिटल हुआ करता था, जो रोमन इंपायर है वो रोमन इंपायर जो था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक कौन सा? आप देखोगे तो एक था वेस्टर्न रोमन इंपायर और एक ईस्टर्न रोमन इंपायर। इस वाले पार्ट में जो ईसाइयों का कब्जा था उसे क्या बोलते थे? ईस्टर्न रोमन इंपायर। और ये क्या था? पश्चिमी रोमन इंपायर इसे बोलते हैं, इसे पूर्वी रोमन इंपायर बोलते हैं। और पूर्वी रोमन इंपायर को क्या बोलते हैं? बिजेंटाइन इंपायर। अब ध्यान से समझना, पूर्वी जो रोमन इंपायर है उसका कैपिटल यहाँ पे हुआ करता था, जिसे क्या बोलते हैं? कुस्तुनतुनिया, और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है। अब देखो जैसे ही ये धर्म युद्ध होता है तो जो मुस्लिम लोग हैं ना वो क्या कर लेते हैं? पूरे के पूरे टर्की वाले रीजन पे, यानी कि जो पूर्वी रोमन इंपायर है उसके ऊपर कब्जा, उसके कैपिटल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और इसके ऊपर कब्जा यानी कि कुस्तुनतुनिया के ऊपर कब्जा करते हैं। और कुस्तुनतुनिया के ऊपर कब्जा कब हो जाता है इनका? तो 1453 एडी में, यानी कि 1453 ईस्वी में इन लोगों का कब्जा हो जाता है। किसके ऊपर? कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर। अब ध्यान से समझना, चीजों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो, अब ये जो स्थल मार्ग से व्यापार होगा, ध्यान से समझना, स्थल मार्ग से जब व्यापार होगा तो देखो तो कोई ऐसा, ये वाटर बॉडी है, ये भी वाटर बॉडी है, तो कोई एक ऐसा रास्ता देखो तो जो स्थल रूप से कनेक्ट करता है किसको? यूरोप को और एशिया को। तो देखो तो एक मार्ग है, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक मार्ग है। और कौन सा मार्ग है? कुस्तुनतुनिया से होके जा रहा है। कहां से होके जा रहा है? देखो तो इस रीजन में कनेक्ट कर रहा है ना, पतला सा एक नैरो सा वहां पे रास्ता है, वाटर बॉडी है, कटा हुआ है, जिसके थ्रू ये आप देखोगे ये काला सागर है। ठीक है, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करने के लिए एक पतला सा रास्ता बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एशिया से यूरोप आ जा सकते थे। तो ये जो एरिया था वो कौन सा था? कुस्तुनतुनिया का। अब 1453 ईस्वी में किसका कब्जा हो गया? मुस्लिमों का कब्जा हो गया। अब जो यूरोपीय व्यापारी सामान खरीदने के लिए अरब मार्केट में आते थे, तो एक तो देखो तो हिंदू और ईसाई के बीच में, मतलब धर्म के नाम के ऊपर को लेकर के क्या हो गया? युद्ध हो गया। और युद्ध होने के पीछे रीजन क्या था? तो ये जो जेरूसलम है ना, इसके ऊपर कब्जा कौन रखना चाहता है? मतलब क्या क्रिश्चियन रखना चाहते हैं जेरूसलम के ऊपर कब्जा, या फिर इस्लाम जो मुस्लिम धर्म के फॉलो करने वाले वो लोग रखना चाहते हैं? इसी को लेकर के इनके बीच में क्या हो गया था? युद्ध हो गया था, जिसे क्रूसेड या धर्म युद्ध बोलते हैं। और इस युद्ध में जो है वो मुस्लिम जो है समाज है, जो इस्लामिस्ट फोर्सेस का क्या होता है? विजय होता है, और ये लोग कब्जा कर लेते हैं। और जैसे ही अब यूरोपियन व्यापारी को इधर आने नहीं देते थे व्यापार करने के लिए, और अगर कोई आ गया, कोई भी जो यूरोपियन व्यापारी है अगर इस रीजन से ट्रेड करने आता था तो उन्हें पकड़ करके किस में कन्वर्ट करवा देते थे? इस्लाम में कन्वर्ट करवा देते थे। अब इस डर से जो यूरोपीय व्यापारी वो इस स्थल मार्ग से आने से हिचकते थे, वो नहीं चाहते थे कि इस मार्ग से होकर के जाए। और आप देखोगे कि ये जो अरब व्यापारी जो इंडिया से सामान खरीद करके अरब मार्केट में, अरब बाजारों में लाते थे, वहां पे टैक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया ड्यू टू एनिमिटी विथ क्रिश्चियंस। ठीक है, तो एनिमिटी, दुश्मनी के कारण ये लोग बढ़ा देते थे। ये पूरा का पूरा रीजन हो गया। अब आप जो यूरोपीय लोगों को देखोगे तो एक चीज और है कि जो भारतीय सामान थे ना वो यूरोपीय बाजारों में क्या था? बहुत ही ज्यादा फेमस था, बहुत लोग लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे। अब देखो तो कि ये इस युद्ध के कारण अब ये जो ट्रेड है वो क्या हो गया? बाधित हो गया। अब जो यूरोपीय लोग क्या चाहेंगे? यूरोपीय लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें ये सामान मिले और सस्ते दरों पे मिले। तो आप देखोगे कि जो यूरोपियन राजा थे उन लोगों ने मिल करके एक मीटिंग बुलाई और लोगों ने फंडिंग करना चालू किया कि एक ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जो हमें स्थल मार्ग से ना होकर के, हम इस मार्ग से ना होकर के क्या है दूसरे मार्ग की का खोज करें और उस मार्ग से होते हुए हम क्या कर सकें? आप इंडिया में जा करके व्यापार कर सके। तो इस एक वैकल्पिक मार्ग की खोज उन लोगों ने करने का प्रयास किया। और आप देखोगे क्या होता है कि यहाँ पे ये है, एक देश है पुर्तगाल और दूसरा देश है कौन सा? स्पेन है। तो यहाँ के जो लोग थे ना, चीजों को एक्सप्लेन कर देते तो और समझना आसान हो जाएगा। तो बोला है क्या कि ये स्पेन और पुर्तगाल के लोगों को फंडिंग की गई। ये लोग अच्छे नाविक हुआ करते थे, तो इन लोगों को क्या किया जाता है? यूरोपीय देशों के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, पैसा प्रोवाइड किया जाता है। किस चीज के लिए?
वैकल्पिक मार्ग ढूंढने के लिए कि हमें इंडिया जाने का कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे कि हम ये जो अरब व्यापारी हैं उनको क्या कर सके, बाईपास कर सके, यानी कि उनके रास्ते ना होकर के हमें दूसरे रास्ते से क्या कर सके, इंडिया जा सके, एक ऐसा मार्ग ढूंढा जाए। अब देखोगे होता क्या है कि 1492 में आप देखोगे, रुको, 1492 ईस्वी में होता गया है कि 1492 में कोलंबस जो है वो इंडिया का मार्ग ढूंढने के लिए चलता है, लेकिन गलती से अपना रास्ता भटकता है और डायरेक्शन भूल जाता है, और ये स्पेन से चलता है और डायरेक्शन भूल करके कहाँ पहुंच जाता है, नॉर्थ अमेरिका पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका। और इस तरीके से देखो कि कोलंबस क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका की खोज करता है, अमेरिका की खोज करता है। और बाद में इस रीजन को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए एक और नाविक चलता है जिसे अमेरिको वेसेपुसी बोलते हैं, और वो किसकी खोज कर देता है, अमेरिका को बहुत विस्तृत तरीके से खोज करता है, इसीलिए उसके नाम पे इस रीजन का, इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, अमेरिका पड़ा, अमेरिको वेसेपुसी था। तो ये स्टोरी है। उसके बाद देखोगे 1498 में एक नाविक है पुर्तगाल का जिसे क्या बोलते हैं, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो है वो इस रूट के थ्रू होते हुए अफ्रीका के किनारे किनारे होते हुए साउथ अफ्रीका पड़ता है, इसका दक्षिणतम बिंदु जिसे क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। और केप ऑफ गुड होप से एक भारतीय व्यापारी है जो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में उसे मिलता है और जिसका नाम है अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद की सहायता से जो कोलंबस है वो क्या करता है, इंडिया पहुंचता है, ये ऐसे होते हुए केरल के तट पे, जिसे कालीकट जो है वहां पे जमोरिन जो है उसे वेलकम करता है। और जो वास्को डी गामा है वो फिर वापस जब लौटता है इंडिया से बहुत सारे सामान कलेक्ट करता है, अपने नावों में भरता है और ले जा करके यूरोपियन मार्केट में उसे बेचता है। तो उसे कितने गुना मुनाफा मिलता है दोस्तों, 60 गुना मुनाफा मिलता है। ये पूरी की पूरी स्टोरी है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा का पूरा स्टोरी क्या था, रीजन क्या था, कि जो यूरोपीय जो देश हैं वो क्यों अपने व्यापारियों को प्रमोट कर रहे थे और यूरोपीय व्यापारी क्यों अपना समूह बना करके, कंपनी बना करके इंडिया से व्यापार करना चाहते थे। इसके पीछे हमने रीजन समझा दिया। ठीक है, अब ये जो बुक है, ये जो चैप्टर है वो समझना बहुत इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या रह गया, उन्हें टैक्स देना पड़ता था, बहुत सारी चीजें थी। तो यूरोपीय व्यापारी क्या चाहते थे, यूरोपीय व्यापारी यही चाहते थे कि व्यापारियों के लिए आवश्यक हो गया था कि वे एशिया और भारत के लिए एक ऐसे रास्ते की खोज करें जिससे ये जितने भी मुश्किलों के बारे में हमने बताया वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अब देखो क्या है क्या कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इस दिशा में सर्वप्रथम पुर्तगाल के नाविकों को सफलता मिली। यानी कि जो पुर्तगाल के नाविक थे जिसका नाम क्या था, कोलंबस, सॉरी वास्को डी गामा, वो इसमें सफल रहता है। पुर्तगाल का नाविक जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तमाशा अंतरिक्ष, जिसे क्या बोलते हैं हम, केप ऑफ गुड होप। अभी हमने आपको बोला होगा, आप पढ़े होंगे। तो क्या बोला है कि केप ऑफ गुड होप बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, तो उत्तमाशा अंतरिक्ष। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो साउथ अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है उसे क्या बोलते हैं हम, उत्तमाशा अंतरिक्ष या फिर केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और कालीकट के जो शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति एवं सुविधा प्रदान की। अब देखो गेम होगा, गेम क्या होगा कि जैसे ही ये वैकल्पिक मार्ग की खोज की जाती है, वैकल्पिक रास्ते की खोज की जाती है, तब जो अरब लोग, अब देखो तो इस इंडिया से जो व्यापार हो रहा है उसके ऊपर किसका दबदबा था, तो अरब व्यापारियों का दबदबा था, है ना। अरब व्यापारी मनमाने तरीके से क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे, किससे, यूरोपियन व्यापारियों से, और उन्हें बहुत परेशान करते थे। अब देखो तो इन लोगों ने एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ लिया, एक नया रास्ता ढूंढ लिया। तो बताओ तो अरब व्यापारियों को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, वेलकम करेंगे, या फिर बुरा लगेगा, मारपीट करेंगे। तो उन्हें बुरा लगा, और वो लोग क्या करते थे ना कि जो भी व्यापारी इस रीजन में इंडिया से ट्रेड करने आता था उनके साथ यहीं पे धूमधाम युद्ध हो जाता था, लड़ाई हो जाता था। ठीक है, और अरब व्यापारी ये नहीं चाहते थे कि ये लोग जो यूरोपियन व्यापारी हैं वो इंडिया में आकर के इंडियन रूलर से क्या कर सके, ट्रेड कर सके। तो इसके लिए उनके बीच में झगड़ा भी होता था। आगे देखो, आगे क्या है कि वास्को डी गामा करता क्या है, वास्को डी गामा भारत से गरम मसालों को लेकर वापस लौटा, उसे बेचकर यात्रा पर हुए खर्च से 60 गुना लाभ हुआ। अभी हमने बताया था। इससे पुर्तगाल के व्यापारी और नाविक बहुत उत्साहित हुए और उनका भारत आने का सिलसिला क्या हो गया, शुरू हो गया। जैसे ही पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपना सामान लेकर के यूरोप में पहुंचता है और यूरोपीय मार्केट में जब वो अपना सामान बेचता है तब उसे 60 टाइम्स यानी 60 गुना प्रॉफिट हुआ। जैसे ही ये न्यूज पूरे के पूरे यूरोप में फैलता है कि एक नए रास्ते की खोज हो चुकी है,
अब हमें स्थल मार्ग से नहीं जाना है, अब हमें जो अरब व्यापारी वो परेशान नहीं करेंगे, हमें एक दूसरे रास्ते वैकल्पिक मार्ग की खोज हो चुकी है और इतना प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत सारे अलग अलग देश के जो व्यापारी हैं वो अपना ग्रुप बनाने लगते हैं, कंपनी बनाने लगते हैं और वही कंपनी इस मार्ग से होते हुए कहां पहुंचने लगते हैं, इंडिया पहुंचने लगते हैं और इंडिया में व्यापार शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास भी किया किंतु वे सफल नहीं हुए। तो हम बात करें किसके बारे में, पुर्तगालियों के बारे में। किसके बारे में बात करें, पुर्तगाली व्यापारियों के बारे में बात करें। तो पुर्तगाली व्यापारी जब इंडिया में आए तो अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, जिसे फैक्ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग फैक्ट्रीज। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग फैक्ट्रीज, और हिंदी में से क्या बोलते हैं, व्यापारिक कोठी। तो बोला है क्या कि जब ये पुर्तगाली व्यापारी इंडिया में है तो इन्होंने अपना जो व्यापारिक कोठी है वो कहां कहां पे स्थापित किए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। तो कौन कौन से जगह पे स्थापित किए, तो पहला कालीकट जो कि केरल में है, गोवा में, दमन में, दीव में और हुगली। हुगली कहां पे, बंगाल में। तो बंगाल वाले रीजन में, दमन एवं दीव में, गोवा में और कालीकट में अपना ये जो पुर्तगाली व्यापारी है वो क्या स्थापित करते हैं, व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। व्यापारिक कोठी का मतलब क्या हुआ कि एक मतलब सामान जब इंडियन इंटरनल, देखो ऐसा है, व्यापारिक कोठी का मतलब यह हुआ कि जब कोई भी व्यापारी पुर्तगाली जब इंडिया में सामान खरीदने आएंगे तो इंडिया के इंटरनल पार्ट से क्या करेंगे, अपना सामान खरीदेंगे और सामान खरीद करके जब उन्हें जहाज पे लोड करना होगा तो वो क्या करेंगे, कोई एक ऐसा जगह तो होना चाहिए कि सामान खरीद के लाए और यहाँ पे स्टॉक कर दे। तो स्टॉक करने का यानी कि एक तरीके से बोले गोदाम, क्या बोल सकते हैं, गोदाम। तो गोदाम, व्यापारिक कोठी कहने का मतलब हुआ गोदाम। गोदाम मतलब जहां पे इंटरनल पार्ट से सामान खरीद करके एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और जब यहाँ पे जहाज आएगी तब उन जहाजों पे क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा। सामान को क्या किया जाएगा, लोड करके कहां भेजा जाएगा, जहाज पे सामानों को लोड करके कहां भेज दिया जाएगा, तो वो भेज दिया जाएगा यूरोप में भेज दिया जाएगा। जैसे देखो ये जहाज है, ये जब जहाज आएगी तो इसके ऊपर क्या किया जाएगा, सामानों को लोड किया जाएगा और लोड करके यूरोपीय मार्केट में, यूरोप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है हुगली, इस जगह पे आप देख सकते हो हुगली, ये है पटना, ये आगरा। तो डिफरेंट देखो, ये पुर्तगीज, पी से जो लिखा हुआ है ये पुर्तगीज है। तो देखो यहाँ पे एनम और कौन सा है, तो हुगली के बारे में हम लोग देख ही लिए, ये जो हुगली है। इस गोवा में देखो तो पी लिखा हुआ है ना, पुर्तगीज, गोवा इस जगह पे है। उसी तरीके से दीव में देखो तो पी लिखा हुआ है, दीव भी हो गया। दमन हो गया, या फिर कन्नौर हो गया। कन्नौर वाले जगह पे भी किसका था, कालीकट। आप देखो कालीकट यहाँ पे, तो इस रीजन में भी, यानी कि ये देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो ये है कालीकट। कालीकट में किसका व्यापारिक फैक्ट्री था, कोचीन में भी किसका व्यापारिक फैक्ट्री था, पी लिखा हुआ है, यानी कि पुर्तगीज का व्यापारिक कोठी था। तो इन जगहों पे इन लोगों ने क्या किया, पुर्तगालियों ने व्यापारिक कोठी अपना स्थापित किया, जिससे कि ये लोग क्या कर सके, अपना सामान स्टॉक कर सके और जहाजों पे लोड करके यूरोपीय मार्केट में भेजा जा सके। और आगे देखोगे क्या, उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता यानी कि अपना शासन स्थापित करने का प्रयास किया। किसने, पुर्तगालियों ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अब देखो कर रहा है क्या, भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने, अब देखो जैसे ही भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने यूरोप के दूसरे देशों के व्यापारियों को भी उत्साहित किया और वे भी उसी रास्ते से भारत आने लगे। इस तरह यूरोप के कई देशों में भारत तथा एशिया के अन्य भागों से व्यापार करने के लिए व्यापारी कंपनियां स्थापित की गई। इनमें पुर्तगाल के अलावे हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस तथा डेनमार्क की कंपनियां प्रमुख थी। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, क्या है, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां थी, तो वो था कौन सा, पुर्तगाल का तो एक हो गया, पुर्तगाली आ गया। अब जैसे ही पुर्तगाली व्यापारी सक्सेसफुल हुए, प्रॉफिट कमाने लगे सामान बेच करके यूरोपियन मार्केट में, वो देख करके दूसरे देशों के जो व्यापारी थे वो लोग अपना एक ग्रुप बनाने लगे, कंपनी बनाने लगे। और उन देशों की अगर बात करें तो कौन कौन सा था, तो हॉलैंड के व्यापारियों ने, इंग्लैंड के व्यापारियों ने, फ्रांस के व्यापारियों ने और डेनमार्क की जो व्यापारी थे उन लोगों ने कंपनी अपनी अपने देश की कंपनियां बनानी चालू की और उन कंपनियों के द्वारा ये लोग भारत में व्यापार करना शुरू किया और इसी रास्ते का यूज किया जिसकी खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, अब देखो इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी ने आगे चलकर हमारे देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली और इतना ही नहीं, इसने हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक क्या किया, शासन भी किया। तो अब सोच के देखो कि एक व्यापारी कंपनी जो सिर्फ इंडिया में क्या करने आ रहे थे, सामान बेचने आ रहे थे, सामान खरीदने आ रहे थे, इंडिया में क्या करने आ रहे थे, सामान खरीदने आ रहे थे और वो सामान ले जाकर के कहां बेचना था उन्हें, वो सामान उन्हें बेचना था यूरोपीय मार्केट में, यूरोपीय देशों में उन्हें सामान बेचना था। तो सोच के देखो कि एक व्यापारी
जो ट्रेड करने आ रहा है, इंडिया में व्यापार करने आ रहा है, इंडिया से सामान खरीदने आ रहा है, वो कैसे इंडिया के ऊपर रूल करने लगा, इंडिया पे के लोगों के ऊपर रूल करने लगा। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, मतलब बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि एक व्यापारी कंपनी कैसे किसी देश के ऊपर रूल करने लगेगा। तो बहुत सारे रीजन होंगे। भारत के जो रूलर हैं, इंडियन जो रूलर्स हैं, उनकी भी कुछ कमियां रही होंगी, कुछ कमजोरियां रही होंगी, जिसका फायदा उठा करके ये जो देख रहे हो छोटे छोटे देश, कितना छोटा छोटा देश है। देखो हमारा देश इंडिया कितना बड़ा विशाल देश है, और ये देखो तो ये इटली हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल देखो तो इतनी सा ये एक देश है पुर्तगाल, ये फ्रांस देखो इतना छोटा सा देश है। इंडिया के मतलब क्षेत्रफल के मामले में भी और पॉपुलेशन के मामले में भी कहीं नहीं टिकता है। लेकिन कैसे एक छोटा सा देखो तो ये यूनाइटेड किंगडम, यही है यूनाइटेड किंगडम को क्या बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। जनरली हम बोल सकते हैं कि इंग्लैंड है, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, कुछ रीजंस इंक्लूड कर लिए जाते हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है, लेकिन उतने माइन्यूटली उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस ऐसे समझ लो कि यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या हुआ है, इंग्लैंड। तो देखो तो इंग्लैंड को कंपेयर करो, तो इंग्लैंड को कंपेयर करो, इंग्लैंड को अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, तो देखो तो कितना छोटा सा क्षेत्रफल है। पॉपुलेशन भी इंडिया के लोगों से क्या था, कम था, इंडिया से पॉपुलेशन भी इनका कम था, लेकिन कैसे वो इंडिया के ऊपर रूल करने लगते हैं, ये सोचने वाली बात है। समझ में आई बात। तो ये किस प्रकार से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया के ऊपर रूल करती है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये लोग इंडिया के ऊपर रूल करते हैं और उनका काम करने का तरीका क्या था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए इस वीडियो को, और लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।